हेलो एंड नमस्कार, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही चर्चित केस के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चित केस का नाम आप सबको पता होगा, भंवरी देवी का केस, जो कि बाद में टाइटल बना अपना विशाखा बनाम राजस्थान सरकार 1997 का केस है। इस केस के अंदर आप सबको जैसे पता होगा कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, दलित महिला भंवरी नाम की एक महिला थी, जो कि बच्चों से रिलेटेड और आपके जो महिला जो मतलब कि बालक जो भी बाल और आपके महिला विकास मंत्रालय है वहाँ पे काम करती थी। सातवीं नाम की पोस्ट पे वो काम करती थी। तो बेसिकली उसको क्या है, टास्क दिया जाता था इस तरीके का कि जो महिलाओं के खिलाफ या बच्चों के ऊपर किसी तरीके का अगर उनके राइट का वॉयलेशन हो रहा है या फिर उनके ऊपर किसी तरीके की ब्रूटल कोई अगर देखा जाए एट्रोसिटी हो रही है तो उन सबको रोकने के लिए उसको टास्क दिए जाते थे। तो उन्हीं में से एक निकल के आया उसके सामने कि किसी पड़ोस में उसके घर में पता नहीं मतलब इस तरीके का कोई जगह थी जहाँ पर कि एक 9 महीने की छोटे बच्चे की शादी के रिगार्डिंग कुछ आपकी बातें चल रही थी। एग्रीमेंट हुआ, उस बच्चे की शादी फिक्स कर दी गई और शादी की सारी रस्में स्टार्ट हो चुकी थी। उस टाइम पे क्या हुआ कि उस महिला ने एक तरीके से कंप्लेन करके भंवरी देवी ने उसके ऊपर एक्शन लिया और उसकी शादी को रुकवाया। हालांकि बाद में क्या हुआ कि शादी कर दी गई थी बाद में, लेकिन जो पार्टी थी जिनके घर में वो शादी होनी थी उनसे रिलेटेड आपके 4 कुछ एक्यूज थे। उन्होंने क्या करा, उस महिला को जो कि भंवरी देवी थी उसको किडनैप किया और उसके हस्बैंड को इवन क्या है साथ में उसको किडनैप किया। अब किडनैप करने के बाद उनमें से 2 बंदों ने उसके हस्बैंड को कहीं ना कहीं रोक के बांध के रखा हुआ था और रेस्ट ऑफ द 2 और एक बंदे को और बुलाया। 3 बंदे मिलके उस महिला के साथ उस हस्बैंड के सामने उसके साथ गैंग रेप का ऑफेंस कमिट किया गया। तो ये अपने आप में एक ब्रूटल घटना घटी थी, जिसके बेस पे क्या हुआ कि कुछ न कुछ यहाँ पर देश में एक मतलब खलबली मची कि हाँ इस तरीके का कोई भी ऑफेंस जो है महिला के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हालांकि क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि स्पेशली डील करते हैं विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको इक्वल राइट देने के रिगार्डिंग। लेकिन जब वो वर्क प्लेस था, मतलब देखा जाए तो जहाँ पे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी दलित महिला, जहाँ पे वो काम करती थी वो अपने आप में एक वर्क प्लेस था। तो वर्क प्लेस के अंदर इस तरह की घटना का घटित होना अपने आप में क्या था, संकेत करता था कि आने वाले टाइम में जो महिलाएं हैं वो शायद काम करने से रिलेटेड क्षेत्र में ना जाएं, क्योंकि देखिए हाफ ऑफ दी पॉपुलेशन हम अगर बात करें तो वो महिलाओं की है। अब उनमें से जरूरी नहीं कि मतलब सारी महिलाएं सिर्फ पर्दानशीन लेडी बन के रहेंगी पुराने टाइम की तरह। अब एजुकेशन का भी राइट उनको दिया गया है, तो वो एजुकेटेड वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी क्या है कि एक तरीके से किसी भी फील्ड में काम करने से रिलेटेड आपकी परमिशन उनके घर वालों से उनको नहीं मिलती है, क्योंकि इस तरीके का माहौल इन लोगों ने क्रिएट कर रखा है। जो दिमाग में चीज़ें आती हैं, मतलब जहाँ पर भी वर्क प्लेस है उस जगह पे अगर कोई महिला की अगर कोई भी हेल्प भी कर रहा होगा जेन्युइन गुड फेथ में, तो भी दूसरा व्यक्ति जो भी उसको देखता होगा ना, तो उसके दिमाग में यही चीज़ आती है कि ये इसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी बैड विल इल विल हो सकती है, कहीं ना कहीं वो सेक्सुअली या फिर किसी भी तरीके का फिजिकली फेवर के लिए शायद हो सकता है कि वो उसकी हेल्प कर रहा हो। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट हमने अपने हर एक जगह पे क्रिएट किया हुआ है। तो इस केस के अंदर भी ऐसा कुछ चल रहा था, जिसके अंदर जो गैंग रेप हुआ, गैंग रेप होने के बाद इस केस को क्या है दबा दिया गया और लास्ट में जो एक्यूज पर्सन थे वो आपके एक्विटल होके निकले। लेकिन बात आई 1996 और 7 के अंदर कि जहां पर एक विशाखा नाम की कोई लड़की थी जो कि एनजीओ चलाती थी, उसने क्या किया, उस भंवरी देवी के केस को जिसके अंदर एक्यूज पर्सन को एक्विट किया गया था, उनको केस को रीओपन करवाया। रीओपन करवाने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़की उस केस को लेके गई विशाखा। उसके बाद इस केस का टाइटल बना विशाखा बनाम राजस्थान सरकार, जो कि यहाँ पे लिखा है 13 अगस्त 1997 को इसकी जजमेंट आई थी। अब उसके बाद क्या है कि बहुत सारी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर पास करके दी कि इस तरीके के आपके एनवायरनमेंट जो आपका है वर्क प्लेसेस का, वो आपको सेक्सुअली रिमार्क फ्री आपको क्रिएट करके देना पड़ेगा। इस तरीके का अफ्रेड फ्री आपको एनवायरनमेंट जो है महिलाओं के लिए क्रिएट करके देना पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई थी वहाँ के ओनर की, जो भी उस एनजीओ या फिर किसी तरीके का वर्क प्लेस को रन करता है, उन सबकी जिम्मेदारी लगाई थी एम्प्लॉयर्स की कि वो वहाँ पे इस तरीके का माहौल क्रिएट के देंगे जहाँ पर वो फ्रीली माइंड से अपने जॉब को कर सके या फिर अपना काम कर सके। अब जो गाइडलाइन पास करी गई थी उन्हीं को आगे चलते 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 कुछ टाइम तक एक आपका लॉ बनाने के लिए भी आपकी मांग उठी थी। अब लॉ प्रॉपरली तरीके से कि वर्क प्लेस के लिए स्पेशली कोई डील करने वाला आपका लॉ बन के आए, ऐसा कुछ अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया था कि स्पेशल कोई डील करने वाला लॉ बने। इसी सिचुएशन के अंदर बीच में एक ऑफेंस हो जाता है दिल्ली गैंग रेप के बारे में आप सबने सुना होगा, निर्भया कांड का केस, जिसके अंदर बहुत सारे और ब्रूटल तरीके का गैंग रेप किया गया था, जिसके अंदर एक लड़का माइनर भी था। तो
अब सिचुएशन और ज़्यादा ब्रूटल हो रही थी कि पहले तो आप मतलब कि वर्क प्लेस से रिलेटेड आप बातें सोचते हो कि रेप के ऊपर कुछ इस तरीके का स्पेशल कोई डील करने वाला एक्ट बने। इतने में जो दिल्ली वाला केस हो रखा है उसके बेस पे 2013 की लैंडमार्क आपकी अमेंडमेंट की गई थी क्रिमिनल लॉ एक्ट के अंदर। तो ये यहाँ पे क्रिमिनल लॉ एक्ट आपका पास हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट 2013। उसी के बेस पे आपका एक और एक्ट बनाया गया था उसी को साथ में जोड़ते हुए, जिसका नाम रखा गया था सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट। अब वर्क प्लेस एक्ट के साथ साथ आपने क्या चीजें उसके अंदर ऐड करी है, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रीड्रेसल के चीजें आपने साथ में ऐड करके नया एक्ट जो है 2013 का बनाया। अब ये जो एक्ट है ये टोटली आपका डिपेंड करता है, ये बेस है मतलब एक तरीके से किसके बेस पे ये एक्ट आपका अपने आप में बना। भंवरी देवी का जो फेमस केस मैंने डिस्कस किया, इसी के अंदर जो भी गाइडलाइन पास करी गई थी, इन्हीं के बेस पे आपका ये एक्ट जो पास किया गया। अब छोटा सा एक्ट है, 30 सेक्शंस के अंदर आपके बताए गए हैं, एक्ट नंबर 14 है। तो ट्राई करेंगे कि आज की वीडियो के अंदर एक अच्छे तरीके से इस पूरे एक्ट को डील करा जाए, एक डिटेल में हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके अंदर वो हर एक चीज़ मैं आपको समझा दूं जो भी आपके लिए पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और जो गाइडलाइन पास हुई थी उन सबको यहाँ पे एक एक सेक्शन वाइज आपकी डील करके अंदर कंटेन किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोस आपके लिए रेगुलरली लेके आता रहता हूँ। स्पेशली वो बच्चे जो कि यूपी जुडिशरी का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर वो बच्चे जो कि राजस्थान जुडिशरी की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए ये एक्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्ट। देखिए सबसे पहले हम लोग एक्ट पढ़ने से पहले क्या देखते हैं कि एक्ट नंबर कितना है, 14 की हम लोग बात कर रहे हैं। डेट वगैरह आप सबको देख लेनी है कि कौन सी डेट को ये एक्ट आया था। जैसे एसेंट मिली है 22 अप्रैल 2013 को और एनफोर्समेंट हुई है 9 दिसंबर 2013 को। अब ये जो एक्ट है इसके अंदर आपका सबसे पहले हम लोग डील करते हैं इसके अंदर प्रीएम्बल, कि प्रीएम्बल क्या चीज़ें बताता है। अब प्रीएम्बल बेसिकली क्या है कि या तो किसी एक्ट का पर्पस बताता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इंटरनेशनल कोई कन्वेंशन के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्कशन हो रखी हो जिसके अंदर इस एक्ट से जुड़ी आपकी बातें जिनके ऊपर मुद्दों पर डील करा गया हो, तो वो कन्वेंशन हो रखी होती हैं, तो इन सबको डील करा जाता है अपने प्रीएम्बल के अंदर। तो प्रीएम्बल के अंदर आपके कुछ आर्टिकल भी दिए गए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रहेंगे, और कुछ आपके प्रोविजन आपके दे रखे हैं। जैसे रीजन क्या था इनेक्टमेंट का, उसके लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो सकते हैं, आपके इंटरनेशनल हो सकते हैं। तो इन सबको आज हम लोग डील करेंगे। तो पहले एक बार इसका प्रोवाइजो देख लेते हैं। प्रोवाइजो बोलता है एन एक्ट टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस। सीधी सी बात करता है कि ऐसा कोई भी एक्ट जो कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, किनको और किसके खिलाफ, विमेन को एक तरीके से यहाँ पे जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, किस चीज़ से, अगेंस्ट द सेक्सुअल हैरेसमेंट, कि वुमेन का सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो पाए। अभी रिसेंटली एक केस था बिहार का जिसके अंदर क्या है कि एक एडवोकेट है, वो अपनी जूनियर एडवोकेट से जो कि लॉ की स्टूडेंट थी उससे सेक्सुअल फेवर के नाम पे, गुरु दक्षिणा नाम से वो वहाँ पे सेक्सुअल फेवर की डिमांड करता है, जो कि बाद में बेल भी मिल गई थी। तो ये इस तरीके के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, मतलब टू बी वेरी स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलरली हम लोग एक केस की बात कर रहे हैं। इस तरीके का माहौल शायद हर एक वर्क प्लेस पे देखने को आपको मिल जाता है, जहाँ पर ऐसी सोच क्रिएट हो गई कि लड़कियों को इस लाइन में नहीं भेजना चाहिए, काम नहीं करवाना चाहिए, जबकि वो वेल एजुकेटेड होने के बाद भी ये ऐसा माहौल आपका क्रिएट हो रखा है। तो यहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट की जो ज़रूरत है उसी के लिए दिया गया है। तो पर्पस आपका फर्स्ट पैरा जो आपका प्रीएम्बल का, उसके अंदर आपका पर्पस बात करी गई है। पर्पस में यही बोलता है कि एक ऐसा एक्ट जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वुमेन को वर्क प्लेस पे, ताकि उनके खिलाफ किसी तरीके की सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो पाए, और फॉर द प्रिवेंशन एंड रीड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट, और जो भी वो कंप्लेंट करती हैं इस तरीके की उनको रिड्रेस करना और उनको प्रिवेंशन करने के पर्पज से, और फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, और उससे जुड़े हुए जो भी जिस तरीके के आपके मैटर होंगे उन सबको डील करने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग आपकी कमेटीज़ का निर्माण करना, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए राइट्स का जब वायलेशन होगा तो उनके ऊपर डील करना, उनके ऊपर आने वाली कंप्लेंट जो कि क्रिमिनल नेचर की होगी वेरी स्पेसिफिकली, तो उनको डील करने के लिए आपकी स्पेसिफिक किसी तरीके की अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन करना। तो ये सब कुछ मेन पर्पस है इस एक्ट का, ताकि जो एक सेफ इन्वायरमेंट है उनके लिए क्रिएट किया जा सके और महिलाओं के ऊपर इस तरीके का कोई भी ऑफेंस अगेन कमिट ना हो। सेकंड पैरा जो हमारा है वो आपका बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, कि क्या क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है जो कि डील करते हैं विमेन से, चिल्ड्रन से, और स्पेसिफिकली हम लोग जब इस एक्ट की बात कर रहे हैं तो वुमेन की बात करेंगे, तो वुमेन से रिलेटेड आपके स्पेशल प्रोविजन कौन से हो सकते हैं। तो पहला उनमें से एक हो जाता है आपका आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। तो हर एक आदमी को जब जहाँ पे वर्क प्लेस पे काम करने का राइट है, तो फिर क्या वुमेन का कोई राइट नहीं होगा, तो उनको भी स्पेसिफिकली क्या है कि राइट दिया जाएगा आर्टिकल 14 के हिसाब से यहाँ पे,
कि उनको इक्वलिटी दी जाएगी, काम करने का भी उनका राइट है, हर चीज़ के अंदर उनका इक्वल राइट है जो दिया जाएगा। अगेन उसके अंदर आपकी बात करी है आर्टिकल नंबर 15 की, जो कि बात करता है अपना प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। अब प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड रेस, कास्ट, रिलीजन और सेक्स के बेस पे, मतलब एक तरीके से अगर आपने सेक्सुअली हरेसमेंट वाला कोई इन्वायरमेंट क्रिएट करा अगेंस्ट द वुमेन, तो एक तरीके से क्या है कि सेक्स के बेस पे उनके ऊपर आपने डिस्क्रिमिनेशन करा है, तो इस तरीके का माहौल आप अपना जो वर्क प्लेस है वहाँ पे या फिर किसी और जगह पे क्रिएट नहीं करोगे। उनका भी स्पेसिफिक राइट दिया गया, तो वुमेन के साथ किसी तरीके से कोई भी आपकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी जाएगी इंडियन ग्राउंड के ऊपर। अगेन आपकी बात करेंगे आर्टिकल 16 आपका बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब भी वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में जाती हैं तो उनको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सारे के सारे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए सारे मैटर के ऊपर डील करने के लिए, तो उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इस बेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर बात करी गई है आर्टिकल 19 क्लोज 1G की, जो कि बात करता है राइट टू ट्रेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, तो बोलता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो उनका भी राइट है कि वो एम्प्लॉयमेंट काम कर सकती हैं, किसी तरीके का ट्रेड कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं, लेकिन मजबूर कर दिया जाता है उनको कि वहाँ पे वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरीके का माहौल उनके खिलाफ क्रिएट कर दिया जाता है। बहुत सारे आपने मीम्स वीडियो, छोटी मोटी वीडियो देखी होंगी जिनके अंदर जो बॉस होगा वो इस तरीके की हरकतें करता है उस वुमेन के ऊपर या फिर उसकी चीफ सेक्रेटरी के साथ, पर्सनल सेक्रेटरी जो होती है ना ज़्यादातर, उनके ऊपर इस तरीके की एट्रोसिटीज़ होती हैं। तो इन सब को रोकने के लिए आपका क्या है, एक स्पेशल एक्ट बनाया गया था। तो इनके अंदर ये आपके दे रखे हैं सेकंड पैरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, वेयर एज sexual harassment result in the violation of the fundamental right of a woman to equality under article 14, article 15 of the Indian Constitution and her right to life and to live with the dignity under article 21 of the Indian Constitution। Indian Constitution के article 21 के अंदर जिसका right दे रखा है right to life का, और इक्वलिटी साथ में दी गई है आर्टिकल 14 के अंदर, और डिग्निटी के साथ उनको लाइफ जीने का जो अधिकार दिया गया, लेकिन उसकी डिग्निटी को क्या है, आउटरेज कर दिया जाता है इस तरीके का एनवायरनमेंट आपका क्रिएट करके। फिर आपका बात करा गया राइट टू practice any profession or carry on any business, trade or including a right to safe environment free from sexual harassment। अब इसके अंदर ये भी उनका राइट है, जीने के अधिकार के अंदर शांति से जीने देना भी अपने आप में एक फंडामेंटल उनका अधिकार रहता है। सेकंड के बाद आपका थर्ड जो पैरा है वो बात करता है इंटरनेशनल कन्वेंशन से रिलेटेड, कि इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई जिसके अंदर इस तरीके की आपकी बातें करी गई। तो ये क्या है देखते हैं अभी, वेयर एज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेक्सुअल हरेसमेंट एंड राइट टू वर्क विद डिग्निटी आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज बाय द ह्यूमन राइट। अब ये सीधी सी बात बोलता है कि यूनिवर्सल राइट रहेगा उनका, ह्यूमन राइट रहेगा, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया था इंटरनेशनल कन्वेंशन के द्वारा, कि हर एक महिला का राइट है कि उनके खिलाफ किसी तरीके का सेक्सुअल हरेसमेंट ना किया जाए और डिग्निटी से उनके लाइफ को जीने दिया जाए। एंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन। और इस कन्वेंशन के अंदर आपकी हर एक तरीके की डिस्क्रिमिनेशन जो वुमेन के खिलाफ होती है उनको खत्म करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के पर्पज से आपकी कन्वेंशन करी गई थी, उससे रिलेटेड आपके इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे, विच हैज़ बीन रेटिफाइड ऑन द 25 ऑफ जून 1993 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसको 25 जून 1993 को क्या है, रेटिफाई किया गया था। फोर्थ पूरा आपका जो पैरा है वो बोलता है वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू मेक द प्रोविजन फॉर गिविंग इफेक्ट टू द सेड कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन अगेंस्ट द वुमेन अगेंस्ट द सेक्सुअल harassment at the workplace be enacted by the parliament in 64th year of the Republic of India as follows। जो आपका 2013 के अंदर ये आपका एक एक्ट जो है वो बना दिया गया था। तो हमने इसके अंदर देखा कि प्रियम्बल में क्या पर्पस होगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे रखे हैं जो वुमेन से रिलेटेड स्पेशली डील करते हैं, और इसके अंदर इंटरनेशनल कन्वेंशन कब हुई और इंडिया ने उसको रेटिफाई कब किया। उसके बाद बात आती है कि इस एक्ट के अंदर वो कौन से चेहरे हैं जो कि काम करेंगे, एक तरीके से काम करना इन द सेंस है कि फॉर द रिड्रेसल पर्पज से कंप्लेंट को डील करने के लिए कौन सी अथॉरिटी बनी होगी, ऐसा कौन सा पर्सन हो सकता है जो कि उसके अंदर अपनी अहम भूमिका निभाएगा, ऐसा कौन पर्सन हो सकता है जो कि अपने आप कंप्लेंट दायर कर सकता है, किसके खिलाफ करी जा सकती है, इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी पर्सन हो सकता है। अब इसके अंदर एक चीज़ स्पेसिफिक ये आती है कि वर्क प्लेस की हम लोग जब डीलिंग कर रहे हैं तो वर्क प्लेस के अंदर क्या कोई डोमेस्टिक वर्कर जो है, जो घर पे सर्वेंट काम करने आते हैं, मतलब जो मेड होगी, क्या उसको भी इसी के अंदर इंक्लूड करा जाएगा? क्या वो जो पर्सन घर का कोई भी मेंबर है फैमिली का, उसने अगर किसी तरीके का कोई भी ऑफेंस कर दिया वुमेन के ऊपर, तो क्या वो एम्प्लॉयर कहलाएगा? दूसरी चीज़, अगर कोई रिलेटिव आ रखा हो फैमिली के अंदर जो कि एक दिन के लिए रुका और उस मेड से कोई भी घर का काम करवाया, तो क्या
वो भी अपने आप में एक एम्प्लॉयर के डेफिनेशन के अंदर फॉल कर जाएगा या फिर नहीं करेगा। तो इसके अंदर मेन कैरेक्टर देखने हैं कि वो कौन से कैरेक्टर जो कि अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं इस पूरे एक्ट को डील करवाने में। तो ये यहाँ पे दिए गए हैं कि एक आपका होगा एग्रीव्ड वुमेन जिसके खिलाफ इस तरीके का ऑफेंस कमिट हो रखा हो। फिर बोलता है रिस्पोंडेंट, जिस भी पर्सन ने ये एक्ट कमिट कर रखा हो। फिर बोलते हैं अपने एम्प्लॉयर कौन होगा, एम्प्लॉय कौन होगा। फिर अपने आ जाते हैं आईसीसी और एलसीसी। ये सब कुछ इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे कि लोकल जो कंप्लेंट आपकी कमेटी है वो क्या होगी, इंटरनल जो आपकी कंप्लेंट कमेटी है वो क्या चीज़ होगी, उसके अंदर चेयरपर्सन कौन होगा, कितने टोटल मेंबर हो सकते हैं, उसके अंदर प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा। तो ये सब कुछ इसी के अंदर हम लोग डील करेंगे। साथ में आपका डोमेस्टिक वर्कर जैसे मेड और सर्वेंट मैंने आपको बताया। फिर आपके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करी गई है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा। तो इन सबको सीखना है। तो जब ये एक्ट आपका एग्जिस्टेंस में आएगा तो जो बात करी गई सेक्सुअल हैरेसमेंट की, इसका मतलब उनके ऊपर सेक्सुअली असोल्ट जरूर होगा। तो सेक्सुअली जो असोल्ट है वो अपने आप में क्या है, एक ऑफेंस आईपीसी के अंदर भी डील करता है, जिसके रिगार्डिंग हमारा 354 जो आईपीसी सेक्शन है वो भी डील करता है। तो उन सब के रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। 354A भी आ जाएगा उसके अंदर। साथ में आपका सेक्शन नंबर 3 जो है उसको हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। अब ये चीज़ हमने देख ली कि इसके अंदर कौन कौन से एक्टर या फिर कैरेक्टर होंगे जो कि इस एक्ट के अंदर पार्ट प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन नंबर 3 को, क्योंकि सेक्शन 3 आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करता है जो कि 354A आईपीसी के साथ डील करी गई है। और जब आप बेर एक्ट उठाएंगे 354A पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेक्शन नंबर आपका 3 है उसके अंदर भी कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं। और कुछ जो आपका सेक्शन 2 का क्लोज N, सेक्शन 2 क्लोज N जो कि डील करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट से, वही सेम चीज़ आपकी सेक्शन नंबर 3 में दी गई है। उसके बाद ये और फिर ये क्लोज आपके पढ़ने में आएंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला इसके अंदर लिखा है सेक्शन नंबर 3, तो इसी हिसाब से हम लोग डील करेंगे। इस चीज़ को सीखने के बाद हम लोग देखेंगे कि जब वो एग्रीव्ड वुमन होगी वह कहाँ पे जाके कंप्लेन करेगी। तो सेक्शन 9 के हिसाब से कंप्लेन करेगी। सेक्शन 10 में उसके ऊपर फिर कंसिलेशन का पार्ट बनेगा कि उनके बीच में आपसे समझौता हो जाए। तो दो सिचुएशन आती है जब भी कोई कंसिलेशन किया जाएगा, तो या तो आपका समझौता होगा मतलब सेटलमेंट होगा, या फिर सेटलमेंट आपका नहीं होगा। तो इसके अंदर एक आपका सेटलमेंट होगा तो मैटर को क्लोज कर देंगे। दूसरा बोलता है सेटलमेंट नहीं होगा तो इंक्वायरी करी जाएगी सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में आपकी इंक्वायरी करेंगे तो उसका रिजल्ट आपका दिया गया है सेक्शन 13 के अंदर। 13 के अंदर आपके या तो एलिगेशन जो लगा रखे थे वो प्रूव हो जाएंगे या फिर वो प्रूव नहीं होंगे। प्रूव होंगे उसके बाद उसके ऊपर क्या जुर्माना लगाया जाए, किस तरीके की कार्रवाई करी जाए, वो आगे के सेक्शन में दी गई है 13 के अंदर क्लोज 3 में। और सेक्शन नंबर 13 के क्लोज 2 में दिया गया है कि अगर उसके ऊपर लगाए गए एलिगेशन प्रूव नहीं हो पाते हैं, लड़की ने एक अपने एलिगेशन लगा दिए कि मेरे साथ इस तरीके का एक्ट हुआ है लेकिन वो नहीं होता, प्रूव ही नहीं कर पाता कि मतलब उसने इस तरीके का कोई भी एक्ट किया है, तो उस केस के अंदर आपका 13 के क्लोज 2 के हिसाब से चलेंगे। जब इसका जजमेंट आएगा तो हो सकता है इसके ऊपर आपकी अपील लगे, तो अपील के लिए सेक्शन 18 में जाएंगे, जो कि किसके खिलाफ अपील लगेगी, किन किन सेक्शन की, तो यहाँ पे वो दिए गए हैं 13 का क्लोज 2, 13 का क्लोज 3 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, सेक्शन आपका 14 का क्लोज 2, सेक्शन 17 है। 17 को सीखने के लिए आपका 16 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो के अंदर डील करेंगे। तो सबसे पहले अपना बेरेक निकाल लीजिए सेक्शन नंबर 3 क्या बात करता है। 3 का जो आपका फर्स्ट क्लोज है वो सबसे नॉर्मल है, बोलता है नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू दी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस। अब ये क्या चीज़ है, लाइन ऑफ द एक्ट इसको बोल सकता हूँ कि पूरे एक्ट के जो पूरा एक्ट है इसी लाइन के ऊपर बेस है कि किसी भी महिला के साथ किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट से जैसा इस चीज़ से जुड़ा हुआ कोई भी ऑफेंस जो है वो कमिट नहीं किया जाएगा, जो कि हमने पहले डील कर लिया है कि इस एक्ट का मेन पर्पस भी यही है कि सारी वुमेन को प्रोटेक्शन दी जाएगी अगेंस्ट दी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट दी वर्क प्लेस। तो ये मेन पर्पस आपका सेक्शन नंबर 3 के फर्स्ट क्लोज के अंदर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंट करने की। और प्रिवेंट करने से पहले आपकी डील करना पड़ेगा कि होता क्या है ये सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो उसके लिए जाना पड़ेगा सेक्शन 2 के क्लोज N के अंदर, जो कि अपने आप में इंक्लूसिव डेफिनेशन की बात करता है। इसके अंदर आएगा एक इंक्लूसिव पॉइंट, वो भी बता देंगे। तो देखो एक बार क्या लिखा हुआ है। पहले आपका लिखा सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट। अनवेलकम होता है कि विदाउट विल या फिर विदाउट कंसेंट वाली बात है कि बिना कंसेंट के उसने खुद ने कोई किसी तरीके का जब उसको ऑफर मिला तो उसने रिजेक्ट कर रखा है, तो रिजेक्शन के बावजूद भी अगर उसके ऊपर इस तरीके की कोई एट्रोसिटी से जुड़ा कोई भी एक्ट किया जाए तो वो होगा आपका अनवेलकम कोई भी एक्ट। तो बोलता है इंक्लूड करता है इनमें से किसी एक को या फिर एक से ज़्यादा अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन नेमली, या तो डायरेक्टली उसके ऊपर है या फिर आपका किसी इनडायरेक्टली तरीके से उसके ऊपर इस तरीके का बिहेव किया जाता हो या फिर उसके ऊपर इस तरीके की कोई अनवेलकम एक्ट जो है वो कमिट किया जाए। तो फर्स्ट आपका क्लॉज इसमें बात करता है फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस। फिजिकली कोई भी पर्सन ऐसा जो कि वर्क प्लेस पे उसके साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट करने की ट्राई करता हो,
या फिर उसके ऊपर एक डिमांड रखता हो, आपकी रिक्वेस्ट रखता हो फॉर द सेक्सुअल फेवर। जैसे मैंने अभी बिहार का केस बताया था जिसके अंदर जो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अपनी जूनियर जो वकील थी उससे इस तरीके की आपकी सेक्सुअल फेवर के लिए वो रिक्वेस्ट करता है या फिर उससे डिमांड करता है। थर्ड बोलता है मेकिंग सेक्सुअली क्लियर्ड रिमार्क, इस तरीके का ऑफेंस करना। फिर शोइंग पोर्नोग्राफी। और फिर आपका फिफ्थ क्लोज जो कि एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट और दी सेक्सुअल नेचर। सेक्सुअल नेचर का कोई भी फिजिकल या फिर वर्बल या फिर नॉन वर्बल कोई भी कंटेक्ट करना उससे, उसके ऊपर कोई तरीके का कंडक्ट करना। एनी अदर लिखा है, इसका मतलब ये जो एक्ट है अपने आप में ये क्या है, एक आपका इंक्लूसिव नेचर की डेफिनेशन को इंक्लूड करता है कि इसके अंदर और सारे एक्ट आपके इंक्लूड हो जाएंगे। अब ये इन चीज़ों को सीखने के बाद हम लोग जो हैं चलते हैं सेक्शन नंबर आपके 3 के अंदर, जो सेकंड क्लोज आपका बताया गया। सेकंड क्लोज आपका क्या बात करता है, द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अमंग अदर सर्कमस्टांसेस, और सर्कमस्टांसेस के साथ साथ ये जो फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस है, इफ इट अकर और इज प्रेजेंट इन रिलेशन टू और कंडक्ट or connected with any act or behavior of the sexual harassment may amount to the sexual harassment। अब ये आपका sexual harassment माना जाएगा अगर दूसरे एक्ट के साथ ये जुड़ के इस तरीके के एक्ट आपके करे जाते हैं। मतलब कि सेक्शन नंबर 2N जो बात करता था सेक्सुअल हैरेसमेंट की, जिसके अंदर ये एक्ट किए गए, वो एक्ट करने के पर्पज से आपने फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस जो सेक्शन नंबर 3 के क्लोज 2 में बताए गए हैं वो आपने अगर कमिट कर दिए तो वो अपने आप में क्या होगा, एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आ जाएगा। तो देखिए एक बार क्या लिखा है सेक्शन नंबर 3 के क्लोज 2 में। फर्स्ट आपका बात करता है इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, उनके एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब देखिए आपने सबने सुना होगा कि एक्टर लाइन है या फिर आपकी बात करें जाए अपने मॉडलिंग लाइन की या फिर इस तरीके की कोई भी जॉब जिसके अंदर किसी भी लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ऑफर रखा जाता है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, डायरेक्टर या फिर आपके प्रोड्यूसर या फिर मेन डायरेक्टर हो सकता है कंपनी का कोई, इनके साथ अगर इस तरीके की एक्ट करने के लिए अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं तो उस केस के अंदर उन लड़कियों को क्या है, प्रेफरेंस दे दी जाती है जॉब के लिए। लेकिन अगर जो लड़कियां आपकी, जिनका आपने सुना होगा ना कि करियर स्टार्ट होने के साथ ही उनका खत्म होगा, तो उस चीज़ का रीज़न यहाँ पे निकल के आता है कि उन लड़कियों को प्रेफरेंस दी जाती है जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाती हैं। तो ऊपर वाले एक्ट करने के लिए इम्प्लाइडली या फिर एक्सप्लिसिटली तरीके से उनको प्रॉमिस किया जाता है कि उनको हम लोग जॉब जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे, उनको इस जॉब के अंदर प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या आती हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आती हैं। सेकेंड क्लोज आपका बात करता है इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ द डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि उस वुमेन के और वो जो लड़की है जो काम करती है वहाँ पे उसके एम्प्लॉयमेंट के अंदर उसके खिलाफ डेट्रीमेंटल तरीके का कोई भी एक ट्रीटमेंट उनको देना, मतलब डेट्रीमेंटल तरीके से उसके ऊपर आपका क्या है, बिहेव करना, उसके अगेंस्ट में जैसा वो चाहती है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक तरीके का क्या है व्यवहार उसके साथ करना, या फिर उस तरीके का कोई भी एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे क्रिएट करना। फिर आपका बात करा गया है कि इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अब इसके अंदर आपकी थ्रेट दी जाती हैं कि मैं देखता हूँ अगर कोई भी लड़की है जिसको कि सेक्सुअल फेवर के लिए डिमांड करी जाए तो वो डिमांड अगर पूरी नहीं हो रही तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, वहाँ के जो पर्सन काम करने वाले एम्प्लॉयर्स हैं वो एक तरीके से इस तरीके की धमकी देना स्टार्ट हो जाते हैं कि आपको यहाँ से जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपको जो है प्रमोशन नहीं देंगे इस तरीके का अगर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो इस तरीके की धमकी देना ये होगा प्रेजेंट उसकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कि आप जो प्रेजेंटली जॉब कर रहे हो यहाँ से निकाल दिया जाएगा, या फिर जो है क्या होगा कि उसको एक तरीके से इस तरीके का माहौल के अंदर उसको रखा जाए कि जिसके अंदर वो दुखी हो जाए, ना तो वो जॉब छोड़ने लायक है ना ही वो आगे बढ़ सकते अपने करियर में। दूसरी चीज़ के अंदर लिखी है फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। तो जब यहाँ से इस तरीके के एलिगेशन लगा के उसको निकाल दिया जाएगा कि इस लड़की ने हमारे ऑफिस के अंदर इस तरीके की गंदी हरकत करी जिस वजह से हमने इसको निकाल दिया, जब ये बात मार्केट में जाएगी तो हो सकता है कि कहीं फ्यूचर में भी उसको जॉब जो है वो ना मिले। और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी भी होती है जहाँ पे वो जॉब के लिए अप्लाई करेगी, इनडायरेक्टली तरीके से वहाँ तक क्या होगा उस बात को पहुँचा दिया जाता है कि ये लड़की पिछली जिस जगह पे वो काम करती थी उस जगह पे ऐसा माहौल इसने खराब कर दिया था जिसकी वजह से उन्होंने भी इसको निकाल दिया था, तो आप भी इसको जॉब पे मत रखो। तो इस तरीके की आपको धमकी दी जाना कि एक तो हम लोग देखते हैं जी कि आप यहाँ पे कैसे काम करोगे, फिर ये धमकी देना कि आप आगे कहाँ जॉब करोगे, हम आपको कहीं पर भी जॉब करने लायक नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके की धमकी देना, इस तरीके की ये चीज़ें आपकी एक्सप्लिसिट और इम्प्लाइडली तरीके से किया जाना।
फिर आपका बात करता है इन्फ्लुएंसेस विद हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट फॉर हर, उसके अगेंस्ट में जो मतलब जो हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट है, जैसे एनवायरनमेंट के अंदर वो काम करना चाहती है उसके एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कोई आपने माहौल क्रिएट कर देना, इस तरीके का आपका कोई इन्फ्लुएंस करना उसके काम के रिगार्डिंग, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर लास्ट लिखा आपका अपमानजनक, उसके साथ किसी तरीके का कोई भी ह्यूमिलिटेटिंग, एक तरीके से उसको दुखी करने वाला, फ्रस्ट्रेट उसको कर देने वाला, इस तरीके का आपका हेल्थ और उसकी सेफ्टी को एक तरीके से क्या है इफेक्ट करने वाला कोई भी जो इन्वायरमेंट आपका है, इन्वायरमेंट उसको क्रिएट कर देना। तो ये सारी चीज़ें आपकी डील करी गई हैं सेक्शन नंबर 3 के क्लॉज 2 के अंदर जो यहाँ पे दिया गया। तो हमने अब तक सेक्शन नंबर 2 पढ़ा, सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर n पढ़ा, सेक्शन नंबर 3 का क्लॉज 2 पढ़ा और 3 का फर्स्ट वाला क्लॉज पढ़ लिया। तो ये सारी चीज़ें आपकी जब सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड अगर कोई मेंस के अंदर 5-10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपका सबसे पहले डील करनी है हमने 3 का क्लॉज 1, उसके बाद सेक्शन 2 का क्लॉज n लिखेंगे जहाँ पे बात करेगी सेक्सुअल हरेसमेंट की कि होता क्या है, जो कि डील हम लोग करेंगे साथ में रेड विद करके सेक्शन नंबर 354 AIPC आपका जो AIPC है वहाँ पे आपके 4 क्लॉज दिए गए हैं और इनके अंदर आपके 5 क्लॉज दिए गए हैं। तो ये सब कुछ डील करेंगे। लास्ट में आपका सेक्शन नंबर 3 का क्लॉज नंबर 2 जो कि इस तरीके के आपके सर्कमस्टांसेस आपके डील करते हैं। तो इन सबको आपने क्या करना है, कंबाइन विद करके इन सबको एक कोरिलेट करके आपने फ्लो चार्ट के अंदर लिख देना है सब कुछ। तो ये यहाँ पे आके आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो सेक्शन नंबर 3 है उसका फर्स्ट पार्ट जो सेक्शन है ना वो इसी तरफ इशारा करता है कि ये एक्ट हम लोग क्यों लेके आए थे। तो एक्ट को लेके आने का जो मेन पर्पस है वो फर्स्ट लाइन के अंदर दिया गया। उसके बाद 3 का 2 आपका साथ में सेक्शन 2 का क्लोज n है। तो यहाँ पे आपका एक सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं अपने एक और इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, और जो पार्ट है वो आपका बात करा गया है सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज a के अंदर, जो कि यहाँ पे है। कैरेक्टर पे आ जाते हैं कि वो कौन कौन से रोल प्ले करने वाले कैरेक्टर हैं इस एक्ट के अंदर। तो सबसे पहली अपनी आती है रिस्पोंडेंट, एक तरीके से अपनी एग्रीव्ड वुमेन, सॉरी। अब एग्रीव्ड वुमेन को डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है एग्रीव्ड पर्सन के रूप में सेक्शन नंबर 2A ऑफ द DV एक्ट के अंदर। वहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन यूज किया गया, इसके अंदर एग्रीव्ड वुमेन है। अब देखिए वुमेन का मतलब यहाँ पे कौन सी एग्रीव्ड वुमेन है, इन रिलेशन टू ए वर्क प्लेस। अब किसी भी वर्क प्लेस से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, एक ऐसी वुमेन, एक वुमेन ऑफ एनी एज, किसी भी एज की महिला हो सकती है वो, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, चाहे वो वहाँ पे एक्ट कर रही है, एम्प्लॉयमेंट में है या फिर नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। हु एलिज टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ द सेक्सुअल हरेसमेंट बाय द रिस्पोंडेंट, और वो इस तरीके के एलिगेशन लगाती है कि उसके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट से जुड़े हुए जो ऑफेंस है वो कमिट किए गए हैं। तो ये फर्स्ट क्लोज है, ऐसी महिला जो कि किसी भी एज की हो सकती है, उस जगह पे वो चाहे काम करती है चाहे वो काम नहीं करती है, और उसके साथ किसी भी रिस्पोंडेंट पर्सन ने जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए, उसने एलिगेशन ऐसे लगाए कि मेरे साथ सेक्सुअल हरेसमेंट से जुड़ा हुआ एक ऑफेंस जो वो कमिट किया गया। सेकंड में बोलते हैं इन रिलेशन टू आपके ड्वेलिंग हाउस या फिर आपके डोमेस्टिक कोई भी प्लेस हो सकता है, तो उनसे रिलेटेड है। मतलब फर्स्ट जो क्लोज है वो आपका बात करता था एक अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड, और सेकंड वाला जो क्लोज है वो बात करता है डोमेस्टिक आपके काम से रिलेटेड या फिर आपके ड्वेलिंग हाउस या फिर हाउस से रिलेटेड है। तो इसमें बोलता है ड्वेलिंग प्लेस इन रिलेशन टू द डोमेस्टिक या फिर आपका ड्वेलिंग प्लेस और हाउस ए वुमन ऑफ एनी एज हु इज एम्प्लॉयड इन सच ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, जो वहाँ पे काम करती है उसके साथ अगर कोई इस तरीके का एक्ट होता है और वो एलिगेशन लगाती है तो वो पर्सन आपकी एग्रीव्ड वुमन की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर जाएगी। अब सेकंड इसके ऊपर ये लिखा था, इसके अंदर वर्ड ही लिखा हुआ था कि रिस्पोंडेंट पर्सन के ऊपर। अब ये रिस्पोंडेंट कहाँ दिया गया, तो 2 के क्लोज m के अंदर दिया गया है कि ये रिस्पोंडेंट कौन होगा, तो 2 का m है, ये आपका 2 का a, यहाँ पे आपका 2 का क्लोज m आपका क्या बात करता है, n हमने पढ़ लिया। अब m आपका बात करता है रिस्पोंडेंट कौन होगा पर्सन, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर इस एग्रीव्ड वुमेन ने ये एलिगेशन लगाया कि इस a व्यक्ति ने मेरे ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट कर रखा, चाहे वो ड्वेलिंग प्लेस और हाउस की बात करे, चाहे वो आपकी एक अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ की बात करें। अब ये बात आपका 2 का m आपका बात करता है कि एक रिस्पोंडेंट कौन होगा, तो रिस्पोंडेंट पर्सन आपका वो है मीन्स ए पर्सन अगेंस्ट होम द एग्रीव्ड वुमन हैज मेड ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 के अंदर ये जिस व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 9 के अंदर आपकी एक कंप्लेंट दर्ज करवाएगी कोई भी एग्रीव्ड वुमन, तो वो पर्सन अपने आप में कौन होगा, एक रिस्पोंडेंट पर्सन की डेफिनेशन में आ सकता है। अब ये रिस्पोंडेंट पर्सन के अंदर आपका क्या है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो सकते हैं। अब एम्प्लॉयर मतलब कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि काम करवाता लोगों से, एम्प्लॉय मतलब वहाँ के जो आपके काम करने वाले लोग आते हैं बाहर के वर्कर जो हैं। एम्प्लॉयर मतलब कि ओनर हो सकता है, एम्प्लॉय मतलब कि जो वहाँ पे काम करने आते हैं वो लोग हो सकते हैं। ये हो सकता है कि कोई काम करने वाला जो
कोई आदमी आता था एम्प्लॉई, वहाँ पे दूसरी अपनी एम्प्लॉय महिला के साथ इस तरीके का एक्ट कर दे, या फिर द ओनर ऑफ दी जो कंपनी था या फिर आपका वर्क प्लेस का ओनर है वो ही अपनी एम्प्लॉय के ऊपर इस तरीके का एक्ट कमिट कर दे, तो ये सारी चीज़ें आपकी रिस्पोंडेंट के डेफिनेशन के अंदर आ सकती हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कोई आउटसाइडर कोई भी पर्सन आया जो कि ना तो वहाँ का एम्प्लॉय है और ना ही वो वहाँ का एम्प्लॉई है, अब थर्ड पर्सन कोई भी आया और आने के बाद वो वहाँ पे इस तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला एक्ट करके चला गया, तो उसको जो है इस एक्ट के अंडर में डील नहीं किया जाएगा, उसको हम लोग डील करेंगे किसी भी अदर दूसरे जैसे आईपीसी जैसे एक्ट के अंदर, तो ये उसके अंदर रहेगा। मतलब इस एक्ट के अंदर आपकी जो डिटेल्ड डिस्कशन करी गई है वो बात करी गई है एम्प्लॉय की और साथ में आपके एम्प्लॉयर के रिलेटेड कुछ चीज़ें, तो आउटसाइडर पर्सन के ऊपर आपका आईपीसी अप्लाई हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं फर्स्ट वाली इस कैरेक्टर के अंदर कि दो कैरेक्टर मेन हमने देखे कि रिस्पोंडेंट पर्सन कौन होगा, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर एग्रीव्ड वुमेन ने 2A के हिसाब से एलिगेशन लगाए कि उसने मेरे साथ सेक्सुअल हरेसमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी एक्ट किया, और दूसरा उस व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 9 की कंप्लेंट दर्ज करवाई है, तो वो आदमी अपने आप में क्या होगा, एक रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग एक एम्प्लॉय कौन होगा, एम्प्लॉयर कौन होगा, इन सबको डेफिनेशन के ऊपर। तो इन सबको सीखने के लिए हमने कौन से सेक्शन में जाना पड़ेगा जी, सेक्शन नंबर 2 का क्लोज नंबर F और सेक्शन नंबर 2 का क्लोज नंबर G। ये जो आपकी चीज़ें बात करता है, एक G के अंदर है, एक आपका F के अंदर है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एम्प्लॉय के बारे में जो काम करने आते हैं। 2 का क्लोज F मीन्स ए पर्सन एम्प्लॉयड एट ए वर्क, जो कि किसी एक वर्क प्लेस के ऊपर काम करता है, फॉर द वर्क ऑन दी रेगुलर, टेम्परेरी, एडहोक और डेली बेसिस। डेली बेसिस बेस पे आ सकता है कोई पर्सन, आपका रेगुलर बेसिस पे हो सकता है, टेम्परेरी नेचर का काम कर सकता है, या फिर वो एडहोक पर्पस पे, मतलब किसी एक स्पेसिफिक काम को कंप्लीट करने के लिए उसको हायर किया गया था, तो वो पर्सन हो सकता है, या फिर वो पर्सन आपका डेली बेसिस बेस पे काम करता हो, या फिर वो आपका पर्सन हो सकता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरीके से एजेंट के थ्रू वो वहाँ पे काम करने आया था, जो कि इंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्टर को, जिसको कि विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, बेशक से वहाँ पे उस पर्सन को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के बारे में पता हो चाहे ना हो। कई बार नहीं होता, एक वीडियो आती है जिसके अंदर ये बोलते हैं कि कोई भी ओनर होगा वो क्या करता है, अपनी दुकान किसी और पर्सन के हवाले करता है जिनके थ्रू वो दुकान को चलाता है, मतलब एक तरीके का जो साइलेंट पार्टनर होता है उस तरीके का कोई पर्सन है जो कि कभी भी दुकान पे नहीं आता। अब वो क्या करेगा कि जो उसके एम्प्लॉयर हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं, अदर जो काम करने वाले, वो मिसबिहेव करते हैं कस्टमर्स के साथ, तो एक दिन वो खुद ही क्या है, एक कस्टमर बन के आएगा, फिर उनको एक तरीके से ऑब्जर्व करता है कि मेरे जो एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से मेरे कस्टमर्स को डील करते हैं, फिर वो मतलब कि इस तरीके का एनवायरनमेंट आपका क्रिएट करते हैं जिसके अंदर ह्यूमिलेटेट करते हैं, दुखी करते हैं, तो फिर वो सॉरी कुछ बोलते होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें क्या है कि वो पर्सन आपका भले ही उन एम्प्लॉयर्स को, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस बारे में पता हो चाहे ना पता हो कि मेरा मेन एम्प्लॉयर कौन है, तो अदर कोई भी पर्सन आपके वेदर फॉर द रेम्यूनरेशन और नॉट, चाहे उनको रेम्यूनरेशन पे काम करे या फिर ना करे, वर्किंग ऑन ए वॉलंटरी बेसिस और अदरवाइज, whether the terms of the employment are express or implied to include a co-worker, एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, प्रोबेशनर, ट्रेनी, अप्रेंटिस, जो भी अप्रेंटिस होते हैं वो सारे, कॉल्ड बाय एनी अदर सच नेम, कोई भी अदर नेम से अगर उनको बुलाया जाए तो वो सारे आदमी जो कि किसी आदमी के अंडर में काम करते हैं, तो वो सारे एम्प्लॉई पर्सन्स हो सकते हैं। अब एम्प्लॉयर कौन होगा, इसके अंदर आपके 4 बातें बताई गई हैं। 4 के अंदर फर्स्ट आपका हो सकता है HOD, मतलब कि डिपार्टमेंट की बात करी गई है, इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अंडरटेकिंग है, एस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी एंटरप्राइजेस हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, ब्रांच या फिर आपकी यूनिट हो सकती है किसी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, तो उनके केस में उनका जो हेड होगा, हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट की बात करी है, तो इसके आगे फर्स्ट के आगे आप HOD लिख सकते हो, मतलब HOD जो है वो एम्प्लॉयर हो सकता है। सेकेंड के केस में मैनेजर की बात करते हैं। इन एनी वर्क प्लेस नॉट कवर्ड अंडर सब क्लोज 1, वो वर्क प्लेस जो कि सब क्लोज 1 के अंदर डील नहीं करता है, जो वहाँ पे कवर नहीं होता, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड कंट्रोलर ऑफ द वर्क प्लेस, तो उस वर्क प्लेस का जो भी कंट्रोलर होगा या फिर सुपरवाइजर होगा या फिर आपका जो मैनेजर होगा, उन सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयर है। फिर एक्सप्लेनेशन में बोलता है कि मैनेजमेंट इंक्लूड्स एनी पर्सन, बोर्ड और कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिसीज फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से जो भी आपकी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा उनका, उनकी फॉर्मुलेशन करने के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, तो उसको हम लोग मैनेजमेंट की डेफिनेशन में डाल देंगे। और मैनेजमेंट के केस में मैनेजर जो होगा वो पर्सन अपने आप में कौन है, एक एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आ जाएगा। थर्ड आपका बात करा गया कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपकी जो ऑब्लिगेशंस उसके ऊपर लगाई जाती हैं उनको परफॉर्म करने वाला कोई भी पर्सन। फोर्थ में आपका बात करता है ड्वेलिंग प्लेसेस और हाउस के रिगार्डिंग, कि वहाँ पर एक आपका कोई भी पर्सन या फिर हाउस होल्ड हु एम्प्लॉयज और बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर।
अब जिस घर के अंदर कोई भी अगर आपकी कोई मेड काम करती है, उसके काम से जो भी बेनिफिशियरी होगा, उससे जो भी पर्सन आपका बेनिफिट ले, या तो वो बेनिफिट ले रहा है रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मतलब उस घर का ही मेंबर है, या फिर आपका कोई भी बाहर से आया कोई व्यक्ति जो कि उस सर्विस का बेनिफिट ले रहा है, तो उस पर्सन को भी अपने आप में क्या है यहाँ पर एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में डाल देंगे। देखते क्या, इन रिलेशन टू ए डोमेस्टिक प्लेस और हाउस ए पर्सन और हाउस होल्ड हु एम्प्लॉयज और बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर के एम्प्लॉयमेंट में से जिस भी पर्सन ने उसका बेनिफिट लिया और वहाँ का जो उस पर्सन को जिसने एम्प्लॉयमेंट का काम दे रखा है, वो सारे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड मतलब कि 2 दिन के लिए कोई भी मेहमान आया था, उसको भी हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयर बोल सकते हैं। टाइप ऑफ सच वर्कर एम्प्लॉयड और द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द डोमेस्टिक वर्कर। अब ये डोमेस्टिक वर्कर कौन है? डोमेस्टिक वर्कर की हम लोग बात करें तो 2 के ई में चलेंगे। अब ऊपर चलिए वापस, ई के अंदर आपका बोलता है मीन्स ए वुमन, मतलब डोमेस्टिक वर्कर जो है उसके अंदर आपकी वुमेन को बोला गया है। तो एक वुमेन जो कि एम्प्लॉय करती है, मतलब यहाँ पे काम करती है टू डू द हाउस होल्ड वर्क, घर के अंदर जिस भी तरीके का काम करने के लिए कोई भी वुमेन जिसको हायर किया गया मेड के तौर पे, तो वो पर्सन आपकी डोमेस्टिक वर्कर कहलाएगी। इन एनी हाउस होल्ड फॉर द रेम्युनरेशन वेदर इन कैश और काइंड। इन कैश मतलब कि एक तरीके से बार्टर सिस्टम हुआ करता है पहले कि काम करवाएंगे उसके बदले में आपको अनाज दे देंगे, रहने के लिए ऊपर जगह दे देंगे। तो इन काइंड हो सकती थी उसको फैसिलिटी, या फिर उसको कैश दिया जाएगा जिसके बदले में वो उस किसी घर के अंदर काम करती है, आइदर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी ऑन ए टेम्परेरी, परमानेंट, पार्ट टाइम, फुल टाइम बेसिस, बट डज नॉट इंक्लूड। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर के अंदर इंक्लूड किसको नहीं किया गया? एक्सेप्शन है, डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की फैमिली का कोई भी मेंबर है उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है कि वो डोमेस्टिक वर्कर कहलाएगी। ऐसा ही कुछ आपका सम्मन देने के पर्पज से सीआरपीसी के अंदर भी और सीपीसी के अंदर भी दिया गया है कि जब भी सम्मन पहुंचाए जाएंगे किसी भी घर के अंदर और वो ओनर ऑफ द हाउस जिसके नाम से आपने सम्मन इशू कर रखे हैं वो घर में नहीं मिलता, तो उस केस के अंदर कोर्ट क्या करती है, या फिर जो पर्सन आपका उस सम्मन का सर्वर होगा, सर्व करने वाला पर्सन क्या करके आएगा, उस फैमिली के अदर मेंबर को दे के आएगा। तो वो कहाँ पे लिखी है और क्या उसके अंदर भी सर्वेंट को एक्सक्लूड किया गया है, ये बात आप कमेंट करके मेरे को बताओगे। अब बात हम लोग करते हैं अपनी कि इसके अंदर आपके जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो, उसके बाद अपने हमने सीखा इसके अंदर कि जो एम्प्लॉयर कौन होगा, एम्प्लॉय कौन होगा। बात आती है अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की और एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है और सेंट्रल के पर्पज से आपकी यूनियन गवर्नमेंट हो सकती है। और यूनियन टेरिटरी के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो उसको संभालने वाली जो गवर्नमेंट है उन सबको हम लोग 2KB में अपनी एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का नाम देते हैं। फिर बात आती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वो होगा जो कि नोटिफाई किया गया है सेक्शन 5 के अंदर में एक ऑफिसर के तौर पे। अब ये ऑफिसर सेक्शन 5 में क्या चीज़ है उसको भी देख लेते हैं साथ साथ में, और सेक्शन नंबर 20 भी साथ में डील कर ही लेते हैं। अब देखिए सेक्शन 5 क्या बोलता है, नोटिफिकेशन ऑफ द डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अंदर आपका लिखा है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में नोटिफाई ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या तो मजिस्ट्रेट होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, या फिर आपका एक कलेक्टर हो सकता है, या फिर आपका डिप्टी कलेक्टर हो सकता है एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज द पावर और डिस्चार्ज द फंक्शन अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर में दी गई कोई भी पावर और यहाँ पे इम्पोज करी गई ड्यूटीज या फिर कन्फर करी गई पावर को एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर या फिर कोई भी डिप्टी कलेक्टर जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पे काम करता है, तो उस पर्सन को हम लोग मानेंगे कि सेक्शन 2 के क्लोज नंबर अपना जो दिया गया है 2 का D जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माना जाएगा। तो ये नोटिफाई कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब टॉक अबाउट सेक्शन 20, तो 20 आपका क्या बात करता है कि जो ड्यूटी है, क्या ड्यूटी हो सकती है, क्या उसकी पावर हो सकती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल मॉनिटर द टाइमली सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट फर्निश्ड बाय द लोकल कमेटी। जो भी लोकल कमेटी आएगी यहाँ पे, उस लोकल कमेटी ने जो भी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, वो आगे स्टेट गवर्नमेंट को या फिर गवर्नमेंट को अपना फॉरवर्ड कर देता है। तो उसके लिए काम दिया जाएगा कि वो मॉनिटर करता है कि टाइम पे क्या वो सबमिशन हो रही है उन लोकल कमेटी की रिपोर्ट्स की। फिर दूसरा बोलता है टेक सच मेजर एज में बी नेसेसरी फॉर एंगेजिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी क्रिएशन ऑफ द अवेयरनेस ऑन द सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड द राइट ऑफ द वुमेन। विमेन के राइट से रिलेटेड और उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो पाए उनके लिए अवेयरनेस के पर्पज से जो भी एनजीओज वो क्रिएशन करता है तो उनके लिए नेसेसरी वो क्या करेगा, स्टेप्स उठाएगा, मतलब मेजरमेंट करेगा, उसके लिए भी कदम उठाएगा। तो ये काम उसका रहता है सेक्शन 20 के हिसाब से। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है। सेक्शन नंबर 2 के अंदर आपका क्लोज D, A, B हमने पढ़ लिया। C आपका जो क्लोज है वो आपका चेयरमैन की बात करता है। चेयरमैन मतलब कि होगा लोकल कंप्लेंट कमेटी का जो कि नॉमिनेट किया जाता है सेक्शन नंबर 7 क्लोज 1 के अंदर।
फिर आपका बात करा गया था डोमेस्टिक अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की, डोमेस्टिक वर्कर की, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर की, और उसके बाद अपना आता है इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी, फिर इनके मेंबर हैं। तो मतलब सेक्शन 4 के अंदर ये हैं, सेक्शन 6 के अंदर आपकी इधर से आ जाएंगी लोकल कमेटी। फिर आपका इनके प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे, तो सेक्शन 4 क्लोज 2 में दे रखे हैं, वो रहेंगे। बात कर रहे थे सेक्सुअल आपके असोल्ट की या फिर अपने हैरेसमेंट की, तो 2 का N था और 2 का M हमने साथ में पढ़ लिया। 2 का M जो कि बात करता है रिस्पोंडेंट की। अब ये रिस्पोंडेंट वर्ड आपका DV एक्ट के अंदर किस सेक्शन में दे रखा है, कमेंट करके मेरे को बता देना। ठीक है जी। एक शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी, जो भी रेगुलरली मेरी वीडियो देखते हैं उनको शायद पता होगा कि एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है 2 के कौन से क्लोज के अंदर रिस्पोंडेंट वर्ड को बताया गया है, तो उसको एक बार मेरे को आप कमेंट करके बताना। फिर आपकी बात करी गई है 2 के क्लोज O के अंदर कि वर्क प्लेस कौन सा होगा। डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क प्लेस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लोज O ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। इनके अंदर से आपका हॉस्पिटल, नर्सिंग होम दिया गया है, कोई भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन हो सकता है, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कंपटीशन और गेम वेन्यू आपके हो सकते हैं, ड्वेलिंग हाउस हो सकता है, ड्वेलिंग प्लेस हो सकता है, या फिर आपका कोई भी डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, एंटरप्राइज, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी वर्क प्लेस की डेफिनेशन के अंदर दे रखी हैं। इसके अंदर आपका हाउस और ड्वेलिंग हाउस को इंक्लूड किया गया है, इसको याद रखोगे। ड्वेलिंग प्लेस और हाउस को आपने इंक्लूड कर रखा है, तो इसको पक्का याद रखेंगे। पी क्लोज है वो पीटी के हिसाब से नंबरिंग हो सकती है इंपॉर्टेंट कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहाँ पे दिया गया है, तो ये 2 का आपका क्लोज पी है, इसको भी नंबरिंग याद रखना। तो इंपॉर्टेंट के हिसाब से हमने डेफिनेशन जो पढ़ी काम की वो पढ़ी 2 का ए एग्रीव्ड, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है 2 का ई डोमेस्टिक वर्कर, फिर आपका 2 का एफ हो सकता है एम्प्लॉय, जी हो सकता है एम्प्लॉयर, फिर आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है एम रिस्पोंडेंट, एन आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट, और 2 का ओ वर्क प्लेस। ये इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए। उसके बाद आपका एक प्री के हिसाब से जो नंबरिंग के हिसाब से अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये भी काम का हो सकता है। उसके बाद हमने सेक्शन 3 था वो भी कवर कर लिया, तो सेक्शन 3 तक हमारा अब तक ये कंप्लीट हुआ है पोर्शन, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, यहाँ तक का पूरा पोर्शन। ये चीज़ें रहती है सेक्शन 4 नंबर में आएगी और 6 के अंदर आएगी। तो अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे बात करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। पहले ये आपकी कंप्लेंट कमेटी हुआ करती, उसको बाद में चेंज किया गया है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के नाम से, जो कि 6/5/2016 को ये सब्सटीट्यूशन करी गई थी। आप देख लेना एक बार, आपको बेट में मिल जाएगा सेक्शन, जैसे ही आप 4 निकालेंगे 5 पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लिखी मिल जाएगी। जैसे 6 मई 2016 को ये वर्ड आपका इंटरनल कमेटी रखा गया था और साथ में आपकी लोकल कमेटी नाम रखा गया था। ठीक है जी। तो सेक्शन 4 आपका कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि इनके अंदर कौन कौन मेंबर होंगे, कितने टोटल मेंबर हो सकते हैं, उनकी बात करी गई है। और इसको इस्टेब्लिश करने का या कॉन्स्टिट्यूट करने का जो काम है वो किसके जिम्मे पे रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी सेक्शन नंबर 4 में दी गई हैं। तो 4 नंबर सेक्शन आपका बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। एवरी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन हमने पढ़ी 2 के जी क्लोज के अंदर। तो हर एक एम्प्लॉयर जो कि किसी भी वर्क प्लेस पे काम करता हो, मतलब कि वर्क प्लेस का जो ओनर है वो बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी टू बी नोन एज द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। मतलब कि जब भी किसी जगह पे 10 से कम मेंबर अगर किसी जगह पे काम करते हैं, उस जगह के लिए कोई भी आपका जब उस जगह पे कोई भी ऑफेंस से रिलेटेड अगर कंप्लेंट आती है, मतलब कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड अगर कोई भी एक्ट की आपकी कोई कंप्लेंट आए, तो उस केस के अंदर राइटिंग में ऑर्डर पास करने के बाद हर एक एम्प्लॉयर जो होगा वहाँ की एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर द ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द वर्क प्लेस आर लोकेटेड एट द डिफरेंट प्लेस, या फिर डिविजनल जगह पे या फिर आपकी सब डिविजनल लेवल पे, द इंटरनल कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द ऑफिस। हर जगह पे आपकी एक एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। सेकंड आपका बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन ऑफिसर हो सकते हैं। इसमें एक आपकी एम्प्लॉयर होगी जो है, एक वुमेन होगी प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो कि सीनियर लेवल की होनी चाहिए उस जगह पे। अगर वहाँ पे सीनियर लेवल की नहीं है तो किसी दूसरी जगह से बुला लेंगे, जो भी उनके ब्रांच यूनिट वगैरह है वहाँ से। तो एक आपकी प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगी। सेकंड में इसके अंदर आपके कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। एम्प्लॉइज़ के अंदर से ही 2 मेंबर होंगे, जिनको में से एक को क्या है कि वो ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो सोशल वर्क का, उनके पास लीगल नॉलेज होनी चाहिए। सी क्लोज आपका 1 मेंबर होगा एनजीओ में से या फिर कोई भी एसोसिएशन से जो कि कमिटेड टू कोज ऑफ द वुमेन, और जो आपके पर्सन फैमिलियर विद द इश्यूज रिलेटेड टू द सेक्सुअल हैरेसमेंट है, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनके ऊपर डील करने वाला पर्सन होगा। उनके अंदर आपकी प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइजो इज दैट एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर सो नॉमिनेटेड शैल बी अ वुमेन। वुमेन होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या आपका दिया गया क्या है कि एक प्रेसिडेंट ऑफिसर होनी चाहिए, उसके बाद आपके 2 सोशल वर्कर होने चाहिए,
उसके बाद आपका एक मेंबर जो है वो एनजीओ से होना चाहिए और उनके अंदर जो हाफ है वो कम से कम आपकी विमेन होनी चाहिए। तो PO+2+1 ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा इंटरनल कमेटी का। फिर बात करी गई रिमूवल के ग्राउंड है और एक टेन्योर की बात करी गई। टेन्योर जो होगा यहाँ पे वो कम से कम आपका 3 साल का होगा। जो भी मेंबर होगा, प्रेसिडिंग ऑफिसर हो चाहे आपके अदर मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी हैं, तो इन सब का जो एक्सीडिंग 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर आपका 5th क्लॉज आता है। 5th में अंदर आपकी ग्राउंड दे रखें कि किस ग्राउंड के ऊपर उनको रिमूव किया जा सकता है। सेम ग्राउंड आपके और सेम टेन्योर जो पॉइंट है वो आपके मिल जाएंगे लोकल कमेटी के केस में भी। लोकल कमेटी के अंदर आपका सेक्शन नंबर 7 क्लोज नंबर 3 के अंदर उनका रिमूवल के ग्राउंड दिए गए हैं और यहाँ पे आपके सेक्शन नंबर आपका 4 और क्लोज नंबर उसके 5 के अंदर दे रखा है कि कब किसी पर्सन को, प्रेसिडिंग ऑफिसर को या फिर अदर मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी को रिमूव किया जा सकता है। तो ये आपका सेक्शन नंबर 4 का क्लोज नंबर 5 पढ़ रही है। कंट्राविन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 के अंदर अगर पर्सन का दिया गया कि कोई भी इस तरीके की जो इनडिसेंट वे के अंदर, जैसे प्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके अंदर पब्लिकेशन नहीं करोगे, तो इनके अंदर भी लिखा है कि सेक्शन 16 के अंदर आपके डिस्क्लोजर नहीं किया जाएगा आइडेंटिटी का, उनका आपने पब्लिकेशन नहीं करना है, जिसकी रिगार्डिंग पनिशमेंट दी गई सेक्शन नंबर 17 के अंदर 50,000 तक की। तो उस प्रोविजन का अगर कोई भी कंट्रावीन कर देता है कोई, तो सेक्शन 5 क्लोज 3 के हिसाब से उसको क्या करेंगे, रिमूवल कर सकते हैं। बी क्लोज बोलता है कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस और इंक्वायरी इनटू द ऑफेंस अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इज पेंडिंग अमंगस्ट हिम। अब उनके ऊपर अगर किसी तरीके की कोई भी इंक्वायरी पेंडिंग पड़ी हो या फिर उसने कोई ऑफेंस कमिट कर रखा हो, तो उस केस में उसको रिमूवल कर देंगे। या फिर वो किसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का गिल्टी पाया गया हो या फिर उसकी इंक्वायरी जो है वो आपकी पेंडिंग पड़ी हो, या फिर उसने अपनी पोजीशन का, कुर्सी का गलत इस्तेमाल कर रखा हो, एब्यूज कर रखा हो, तो उस केस के अंदर आपका हो सकता है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। और उसके बाद आपका क्या करेंगे, जो वैकेंसी होगी उसको अगेन क्या है, नॉमिनेशन के थ्रू उस वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। तो ये सेक्शन नंबर आपका 4 था। 6 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है लोकल कमेटी का, जिसके अंदर बोलता है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, अब इसके अंदर आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था और जो आपकी इंटरनल कमेटी थी उसके लिए एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती थी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है। अब ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा, शेल कॉन्स्टिट्यूट इन ए डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करता है जिसका नाम रखा जाएगा लोकल कमेटी, टू रिसीव द कंप्लेंट। अब ये लोकल कमेटी आपके बनाएंगे किस लिए, ताकि वो कंप्लेंट रिसीव कर सके उन वुमेन से जो कि कंप्लेंट करती है सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिगार्डिंग। और कहाँ से, फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट वेयर द इंटरनल कमेटी हैज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यू टू having less than 10 वर्कर और if the complaint is against the employer himself। या तो कोई कंप्लेंट आई एम्प्लॉयर के खिलाफ ही, जो ओनर ऑफ द वर्क प्लेस था वहीं का, या फिर वहां पर 10 से कम वर्कर थे और जिनके लिए आपकी, जिस वजह से क्या है कि एक इंटरनल कमेटी आपकी नहीं बनाई जा सकी थी, तो उसके लिए जो कंप्लेंट आएंगी तो वो सेक्शन नंबर 6 के अंदर दर्ज करी गई, बनाई गई आपकी लोकल कमेटी जो होगी उसके सामने जाएगी। फिर आपका 7 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है सेकंड क्लॉज में कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा वो डिजाइनेट करेगा एक नोडल ऑफिसर को हर एक ब्लॉक के अंदर, तालुका, तहसील के अंदर, या फिर रूरल एरिया और जो ट्राइबल एरिया उनके अंदर, वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, आपके अर्बन एरिया के अंदर, टू रिसीव द कंप्लेंट एंड फॉरवर्ड द सेम टू द कंसर्न लोकल कमेटी विद इन पीरियड ऑफ 7 डेज। 7 दिन के अंदर वो नोडल ऑफिसर क्या करेगा, उस कंप्लेंट को लोकल कमेटी के सामने पेश कर देगा। 3rd के अंदर आपका बोलता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगी। सेक्शन 7 में आपका बात करते हैं कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, टेन्योर का होगा और अदर कंडीशन और टर्म्स क्या रहेंगे लोकल कमेटी की। तो हर एक लोकल कमेटी आपकी कंसिस्ट करती है फॉलोइंग मेंबर्स के अंदर। एक आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर 2 का डी मैंने पहले बताया 5 और 20 के साथ, तो वो पर्सन। फिर आपका एक चेयरमैन होगा, फिर एक मेंबर होगा, मतलब चेयरमैन है वो वुमेन होगी। फिर आपका एक मेंबर रहेगा जिसके अंदर वुमेन होनी चाहिए, वर्किंग करती हो किसी भी ब्लॉक लेवल पे, तालुका लेवल पे, तहसील लेवल पे या फिर वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी के अंदर। 2 अदर मेंबर होंगे जिनके अंदर से एक वुमेन होनी चाहिए जो कि या तो एनजीओ में काम करती है या फिर किसी एसोसिएशन में काम करती है। तो जो पर्सन आपके 2 नॉमिनीज होंगे उनके अंदर एक आपका क्या है कि उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जो कि लीगल फील्ड से जुड़ा हो। फिर आपका प्रोवाइजर बोलता है एटलीस्ट 1 ऑफ द नॉमिनीज शैल बी ए वुमन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की एक वुमन होनी चाहिए, या फिर ओबीसी या फिर माइनॉरिटी से रिलेटेड आपकी होनी चाहिए। डी बोलता है कंसर्न जो भी ऑफिसर होंगे वो डील करते हैं, मतलब कि इतनी उनको समझ होनी चाहिए कि वुमेन से रिलेटेड, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो उनके सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं वहाँ पे उनको एक्सपीरियंस हो और वो आपके एक्स ऑफिसियो मेंबर माने जाएंगे। सेकंड में बोलता है कि उनका टेन्योर कितना होगा, 3 ईयर का। और 7 की क्लोज 3 के अंदर वही आपके ग्राउंड दे रखे किन ग्राउंड के ऊपर इन ऑफिसर्स को जो है रिमूव किया जा सकता है। तो ये आपके सेक्शन नंबर आपके 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 8 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट।
सेक्शन नंबर 9 जो है वो कंप्लेंट से डील करता है, जिसके रिगार्डिंग आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसको डिटेल में पूरा डिस्कशन करेंगे कि कब कंप्लेंट जाएगी, उसको कितने दिन के अंदर डिस्पोजल ऑफ करना पड़ता है, उसकी लिमिटेशन पीरियड कितनी है, उसके बाद उसका सेटलमेंट वगैरह सब कुछ क्या होगा। तो ये जो पोर्शन है इतना, इस पोर्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो जो है इसका सेकंड नंबर पार्ट वो जल्दी आ जाएगा। तो उसको पाने के लिए आपने इस चैनल के अंदर पहले सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आप इस नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो वो पा सको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।